Hello everyone and welcome to Karlo Baat. Myself Sujay Dikshit, faculty legal CLAT prep. As you know, Karlo Baat is our quest to ease the topics that you find very difficult. So today's topic is fraud under the Indian Contract Act. अब देखिए बेटा फ्रॉड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रॉड के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट, समथिंग, जैसे मैं फ्रॉड के लिए बोलूं डेलिबरेट लाई, समथिंग दैट लाइज हैज बीन स्पोकन डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के अगर मैं झूठ बोलूं तो वो चीज क्या हो जाएगी, वो चीज हो जाएगी फ्रॉड। सिमिलरली समथिंग दैट वी फाइंड इन क्रिमिनल लॉ एज चीटिंग, राइट। चीटिंग इज व्हाट? चीटिंग इज ऑल्सो द सेम थिंग। व्हेन नोइंगली समवन स्पीक्स फॉल्स लाइज नोइंगली in order to cheat somebody else. तो सिमिलरली देखिए फ्रॉड है क्या। सिमिलरली व्हाट फ्रॉड इज, सी फ्रॉड मीन्स फॉलोइंग एक्ट्स committed by a party or with his connivance or by his agent to deceive the other party. Now let's see how a person can commit fraud. First point, knowingly suggesting a fact which is untrue. Now the meaning is, see, we know that whatever we are speaking is false, but we know it. But even then we are doing it. Example, local goods sold as imported goods charging high prices. So why the person is saying that for a local good the person is projecting that it's a imported good? Why the person is saying that? So that he can defraud the other party. He can do fraud to the other party, therefore causing fraud. Next, active concealment of a fact while knowing it. A person is actively concealing a fact. Example, let's say I am selling a house and in that particular house all the floor is all damaged, the floor is all broken, and what I am doing is I am putting a carpet on the floor and then selling the house. So I know that this particular flooring needs to be replaced, but even then I have affixed a carpet. क्या होगा, जो भी बायर आएगा वो कारपेट देखेगा तो उसका ध्यान टूटे हुए फर्श पे, फ्लोर पे नहीं जाएगा और वो खरीद लेगा। तो जब भी ऐसा होगा तो ये क्या होगा, फ्रॉड होगा। तो जब भी वो कारपेट हटाया जाएगा तो उसे पता चलेगा नीचे पूरा फ्लोर ही टूटा हुआ है। यही चीज तो फ्रॉड है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ फर्नीचर एंड इन दिस फर्नीचर देयर आर क्रैक्स. व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पॉलिशिंग द फर्नीचर इन सच अ मैनर दैट ऑल दीज क्रैक्स विल, यू नो, व्हाट आई विल डू इज आई विल कंसील ऑल द क्रैक्स ऑफ अ फर्नीचर. So buyer will not be able to trace it. It is a fraud. Later on he will get to know. Similarly, a promise made without the intention to perform it. I am making a promise and I know I will not perform it. तो क्या हो गया, झूठ बोल रहा हूं, मुझे पता है मैं कभी पूरा ही नहीं करने वाला। तो ये चीज क्या है, फ्रॉड है ना। Any act or omission which the law declares to be fraudulent means there can be a situation when law itself, court itself, parliament itself will make a law that will define that if you are doing some particular thing, it will be fraud. Then in that particular manner, whenever that particular thing that has been specified in the act as fraud itself, so वहां हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें मान लेना है कि ठीक है फिर तो ये जो चीज है वो फ्रॉड ही होगी। सही है। तो फिर देखिए, तो फिर फ्रॉड क्या हुआ, फ्रॉड इज, अगर हम इसी चीज को क्लैरिफाई करें इजीली तो देखिए फ्रॉड क्या है, फ्रॉड इज अ विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। तो जब भी विलफुली आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो फैक्ट को तो फिर बिल्कुल जान करके डेलिबरेटली झूठ बोला जा रहा है, तो ये फ्रॉड है। फ्रॉड मस्ट बी डन बाय पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट बाय द स्ट्रेंजर, ऑफ कोर्स। लेट्स से आई एम वन पार्टी, आई एम द बायर एंड यू आर द सेलर, तो फ्रॉड हमेशा आप करेंगे। अब स्ट्रेंजर फ्रॉड कैसे कर सकता है? बाय द वे आप तो कुछ कह ही नहीं रहे हो, कोई तीसरा बंदा है, कोई स्ट्रेंजर है, उसने मुझसे कोई ऐसी बात कही जो झूठी है और मैं डील आपके साथ कर रहा हूं, तब तो इस डील में फ्रॉड का एलिमेंट आ ही नहीं सकता। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि उसने मुझसे जो कहा उस बेस पे मैं डिफ्रॉड हो गया और मैंने आपके साथ डील कर ली। तो कहना आप ही को चाहिए, ये रूल है, आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा एक बात, लेट्स से दैट पर्टिकुलर यू सेड समथिंग विच इज नॉट ट्रू, तो यू सेड फॉल्स टू मी इन ऑर्डर ताकि डील हो जाए, पर मैं ऑलरेडी जानता हूं आप जो कह रहे हो वो बात झूठी है और मैं उससे प्रभावित हुआ ही नहीं, डील तो मुझे फिर भी आपके साथ ही करनी थी, है ना। एग्जाम्पल क्या है, लेट्स से आई एम गोइंग टू, लेट्स से आई वेंट टू परचेज अ लैपटॉप, आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट लैपटॉप, व्हाट इट कैन डू, व्हाट इट कांट डू,
एंड लेट्स से शॉपकीपर मुझे ना 50 बातें ऐसी कह रहा है जो मुझे पता है उस प्रोडक्ट से होता ही नहीं है, वो फालतू बातें कर रहा है ताकि मैं उस प्रोडक्ट को खरीद लूं। तो 50 ऐसी बातें कर रहा है, अगर मान लो मुझे नहीं पता होता और मैं उन बातों से प्रभावित होकर चीज खरीद लेता तो फ्रॉड होता। पर एक्चुअली मैं तो डिसीव हो ही नहीं रहा हूं ना, वो जो कह रहा है मैं सुन रहा हूं, पर मुझे पता है कि ये होता नहीं इसमें, फिर भी मुझे तो प्रोडक्ट तो वही खरीदना है, मैं मन बना के गया हूं, मैंने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। तो यही बात यहां पर हो रही है, अदर पार्टी मस्ट बी एक्चुअली डिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। So if the other party is not actually deceived on the basis of that, then it is not fraud, right? And the other party deceived must suffer some loss, of course. अगर फ्रॉड हुआ है तो कोई ना कोई लॉस तो होना ही चाहिए था। तो ये चीज क्या है, देखिए ये फ्रॉड होता है। नाउ फर्दर इन फ्रॉड वी नीड टू सी समथिंग एज फार एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज कंसर्न। सी द utmost thing that you should keep in mind regarding the fraud is a general rule. Silence amounts to fraud. No. Law says if you are silent, you cannot commit fraud. ठीक है, अगर आप साइलेंट हैं आप फ्रॉड कमिट नहीं कर सकते, लॉ ये कहता है। तो देखिए जनरल रूल क्या कह रहा है, साइलेंस एज टू अ फैक्ट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। सी इसका मतलब हो गया अगर कोई भी फैक्चुअल बात हो रही है और मैं अगर साइलेंट हूं, इफ आई एम साइलेंट, आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, I will not be able to commit fraud. Example देते हैं, an unsound horse sold by X at auction to Y without disclosing the fact that the horse is unsound. See, this is something that the horse is at the display at the auction, and let's say I am the party who is going to purchase the horse. When the horse was at the display, मुझे वो देख के समझ जाना चाहिए था कि horse जो है वो अनसाउंड है या नहीं है। एंड देन आई अप्रोच दी बायर, आई सेड भाई कितने का हॉर्स है, फॉर हाउ मच यू आर सेलिंग द हॉर्स, ही सेड 10,000। आई गेव हिम द 10,000 रुपीज, आई परचेज द हॉर्स, लेटर ऑन आई गेट टू नो दैट हॉर्स इज अनसाउंड। सो दिस इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द बायर टू टेल मी दैट द हॉर्स इज अनसाउंड। व्हाई? बिकॉज ही इज सेलिंग द हॉर्स एट द ऑक्शन। तो वहां मुझे ऑलरेडी चेक कर लेना चाहिए था, ये मेरी गलती थी। सही है। अच्छा, लेट्स से एट द टाइम ऑफ परचेज, if I ask the buyer the material question that whether this horse is sound or not, now see, this is such a point which will come at this particular exception of this particular concept, that silence to a fact does not amount to fraud. Why? Because here a material question has been asked. तो यानी ये कौन सा पर्टिकुलर बात हो गई, ये हो गई where the silence is equivalent to speech. See, he asked me, if you are not saying something, can I assume that the horse is sound? And let's say I am the seller and I am silent. So how this is a material question? See, if I am not speaking anything, or let's say if I would have spoken anything, क्या इससे डील में डिफरेंस आता? तो हम कहेंगे हाँ डील में डिफरेंस आता। आप कुछ नहीं कह रहे हो अगर, तो ये मान लेगा कि हॉर्स साउंड है, और अगर आपने कह दिया नहीं हॉर्स तो अनसाउंड है, तो हो सकता है डील टूट जाती। सो what is the gist of this? That you are not speaking anything, but here your silence will be considered to be equivalent to speech because it was a material question, important question which can change the course of the deal, right? So that is the first exception, means if a material question is being asked. Now another exception of this particular concept is where it is the duty of the party to speak. Means even if nobody is asking me anything, any question or anything, the party is asking nothing, but let's say because my relationship to the party is either that this particular contract is of uberrime fide, means it is a contract of utmost good faith. The example is, let's say it is a contract of marriage, it is a contract of insurance or something where the parties have faith with each other, good faith. तो uberrime fide वही होते हैं। तो उस केस में मुझे इंतजार नहीं करना सामने वाले का, ठीक है, मुझे खुद ही बताना है। मतलब आई विल नॉट वेट कि दैट फर्स्ट यू आस्क द मेटल क्वेश्चन, इफ यू आस्क देन आई विल टेल यू, अदरवाइज आई विल नॉट। मुझे इंतजार नहीं करना, इट इज माई ड्यूटी टू स्पीक। देख लीजिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टी टू स्पीक। तो अगर uberrime fide का केस है तो फिर ये रूल नहीं लगेगा, एक्सेप्शन में वो केस आएगा कि इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक। नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर इट इज द फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? इट इज द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। So if there is a relationship of trust, when parties trust each other, example, parent to child, let's take an example. X sells mentally unsound horse to his daughter. So it is what? X is the parent, daughter is the child.
and without disclosing the fact that the horse is unsound. Now this is fraud. सही है. देखो यहां पर चाइल्ड कुछ क्यों नहीं पूछेगी, यहां पर चाइल्ड कुछ इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि चाइल्ड को अपने फादर पे भरोसा है. चाइल्ड क्या सोच रहा है, यहां पे एक डॉटर है, क्या सोच रही है कि मेरे फादर है, मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे. सही बात है. क्यों? क्योंकि यहां पर इस तरह का रिलेशन है. लेट्स से माय फ्रेंड इज परचेजिंग माय कार एंड आई एम सेलिंग इट टू हिम. So he will not ask me something like he will, ask in the case when he is purchasing a car from the stranger. वहां पर वो ज्यादा केयर लेगा. तो आप समझ गए यानी इसका पॉइंट कि क्योंकि मैं और वो दोस्त हैं और हमारे बीच में ट्रस्ट है, then my friend will consider that if there is some material fault that the thing is not worthy to sell to him, then I will let him know about that. तो वो मुझ पे भरोसा कर रहा है. तो ये चीज भी क्या होती है, ये चीज भी यहां पर फ्रॉड होती है. मतलब यहां पर ये चीज आ जाएगी where it is the duty to speak. Similarly, let's say come back to the general rule. I will take another example of general rule. Let's say failure of a candidate to mention shortage in the attendance in the examination form. तो अब देखिए इसका मतलब क्या है. See, this is such a place. See, who tells you that there is a shortage in your attendance? The institution itself. और फॉर्म कौन भरवा रहा है? The institution itself. So means this is something that the institution already know. So अगर हमने वो नहीं भी टिक किया है या नहीं बताया इंस्टीट्यूशन को, तो भी वो चीज फ्रॉड इसीलिए नहीं मानी गई क्योंकि इसका डेटा ऑलरेडी उनके पास होता है. तो इसका मतलब है हम अगर नहीं भी लिखते हैं कि हमारे अटेंडेंस शॉर्ट है तो उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज का, क्योंकि डेटा ऑलरेडी उन्हीं ने तो हमें बताया था, उनके पास होना चाहिए. तो फिर ये चीज यहां पर फ्रॉड नहीं होती. नाउ वी विल, दिस इज एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू टीच यू अबाउट फ्रॉड. नाउ वन थिंग व्हिच आई वांट टू डिफरेंशिएट, I want to differentiate between this fraud and misrepresentation. ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूं. देखिए मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है. फ्रॉड में ना हमेशा एक एलिमेंट आता है दैट आपने जान करके, मीन्स अपन ने कहा ना डेलिबरेट लाइज आर स्पोकन, वाइल इन मिसरिप्रेजेंटेशन व्हाट हैपेंस इज इनोसेंट lies are spoken. How a person can speak lies innocently when whatever has been told to a person is a lie, but person considering it as a truth. So if somebody else will ask the same thing from that particular person, he will always speak what has been told to him, and that particular thing is actually a lie. तो उसने वो बात बोल दी सामने सेम टू सेम, और वो समझ रहा है मैं तो सच बोल रहा हूं, पर वो चीज क्या होती है, एक्चुअली झूठ होती है. तो फिर क्या होगा, तो वो चीज मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगी. Now what will be the impact of fraud and misrepresentation if it is present in the contract? Both will make the contract as voidable. Not void, voidable. Means if the party wanted, then the party can go to the court and declare the contract as void, stating that in this particular contract fraud is committed to me. ठीक है, तो वो ऐसा बोल सकता है. तो मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन देखते हैं. It is the false representation of facts made innocently and without any intention to defraud the other party. Means something where lies is spoken innocently. No, let's say no intention of the party to defraud the other person. Example, the positive statement of facts made by a person which he honestly believes to be true. First point. Let's say X states to Y that Z will be the director of a company on the basis of information he gets from M. तो उसको तो M ने बताया. Due to this, Y applies for shares. Statement turned out to be wrong. This is misrepresentation. क्यों? क्योंकि इस चीज के अंदर उस पर्सन ने X ने जान के ये बात नहीं बोली. X को तो वो इंफॉर्मेशन M ने दी. अब let us suppose M knows that whatever he is speaking is false. So M is doing fraud to X. But what X is doing to Y is misrepresentation. Next point, a breach of duty without any intention to deceive, which misleads other person to enter into the contract. Means see, which misleads. अब now see, while buying an insurance policy, X didn't mention disease, है ना, पर अब अपने को ये देखना है कि वो क्यों नहीं उसने मेंशन किया. रीजन क्या है? Which he earlier had thinking it to be unnecessary. मतलब यहां पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये ना बताऊं, छुपा लूं, फायदा हो जाएगा मुझे. इसे क्या लग रहा है, ये अननेसेसरी बात है भाई, होगा, मैं क्यों बताऊं, मतलब क्या मतलब आ रहा है बताने का, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. तो ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है इसमें अंदर मिसरिप्रेजेंटेशन है. वही लेट्स से आई एम फिलिंग अ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड लेट्स से इन दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आई डेलिबरेटली छुपा लूं, है ना. व्हाट आई एम डूइंग इज आई नो दैट आई शुड मेंशन इट, बट आई देन नॉट मेंशनिंग इट टू गेट एनी अनफेयर एडवांटेज. नाउ ये नोइंगली हो गया.
lie spoken, है ना, तो then it is a case of this fraud. तो आप ये समझ गए बात. Innocently causing other party to make a mistake about the subject matter of the contract. Now anything that I am projecting to the party, I know it is truth, but actually it is not. This is what misrepresentation. Let me give a real-time example to conclude the particular concept in the end. The example is, see, let's say I have this particular pen, right? I have this particular pen, right? And what I am saying to you, let's say you are a MS Dhoni fan. And I am saying to you is that, what I told you is that this is the pen which is owned by MS Dhoni and it has been gifted to me by MS Dhoni. Now you are believing me. Therefore, I sold this pen to you for 10,000 rupees, right? Later on, you find another ardent MS Dhoni fan and now you are selling the same pen to him. Now, on my part, I know that this is not MS Dhoni fan, this pen, this is my pen. I have purchased it. But I am, deliberately speaking lie to you to sell it to you. Now, you again sold it to another person stating that. So, what you are doing in this case is misrepresentation. And what I am doing is fraud. So, now I hope that by this video, every doubt of yours regarding this fraud and misrepresentation has been clarified. See you again in the next session. Thank you.